लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट चैप्टर का वीडियो देखने के बाद आप ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें और ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट करने के लिए आप bwiseclasses.com विजिट करके केमिस्ट्री का ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। जो स्टूडेंट 11th क्लास में है वो 11th का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, जो स्टूडेंट 12th या 13th में है वो कंप्लीट केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। करें स्टार्ट। लिखो नेक्स्ट टॉपिक। कल हमने जो क्वेश्चन किया था एक बार दोबारा करवाऊं, कल वाला क्वेश्चन दोबारा कराऊं, उसको हम एक स्टेप में और कम कर सकते हैं, है ना। कल हमने थोड़ा लेंथी किया, तो आप एक काम कर लो, जैसे Cu2 प्लस, ये Cu प्लस है, किसमें डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है? Cu2 प्लस और Cu में, यही तो हो रहा है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन कर रहा है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, यही तो है। समझ आई कि नहीं बात? अब देखो उसने क्या दिया, ECU2 प्लस Cu इज इक्वल टू E नोट, ये दे रखा कितना 0.34 वोल्ट, है ना। और एक दे रखा है E नोट Cu किस में जा रहा है? Cu प्लस से Cu में जा रहा है, ठीक, Cu प्लस में जा रहा है, 0.15 वोल्ट था क्या। इस आपको जो गिवन है, आपको ये तो इसके लिए तो E सेल फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात हमने ये सीखी थी कि हम सीधा E सेल को जोड़ घटा नहीं सकते, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा जी की मदद लेनी पड़ेगी, ये बात सबको पता है। अब अपने को ये गिवन है तो इस गिवन को रिएक्शन में लिख लो। गिवन को कैसे लिखोगे? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में जा रहा है, इसके लिए लिखा है, इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। तो जब ये लिखा हुआ है अपना, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए डेल्टा जी लिख दो डायरेक्ट, डेल्टा G1 इक्वल टू, पहली रिएक्शन है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, -2 इंटू F इंटू 0.34 वो मतलब जूल में आएगा ना, एनर्जी है। और इसके लिए कैसे लिखोगे? इसके लिए अगर लिखते हो Cu2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके Cu में जा रहा है, Cu प्लस में, ठीक है। तो इसके लिए डेल्टा G2 हमने लिखा -1 F इंटू 0.15 वोल्टेज इसकी दे रखी है, ठीक। आप एक काम करो, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड रिएक्शन है, इन दोनों से अपने को वो रिएक्शन लेके आनी है। अपने को क्या चाहिए? राइट साइड में 2 Cu प्लस चाहिए, इस रिएक्शन में Cu प्लस कहीं नहीं है, तो इस रिएक्शन में Cu प्लस है, इस Cu इस तरफ है ऑलरेडी, तो Cu अपने को सही मिला हुआ है, ठीक। एक काम करते हैं हम, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, करना एक बार, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो, गुना में 2 कर लो, और अब इसमें जोड़ दो, नहीं उल्टा कर दो, उल्टा उल्टा और करो, उल्टा करोगे क्या आएगा, 2 Cu प्लस और ये 2 Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, और डेल्टा जी जो उसकी अब क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, G2 डैश लिख लो इसको, प्लस 0.3 F फैराड, हो गया। अब इन दोनों रिएक्शन को जोड़ लो, जो ये बनी अपनी, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, एक Cu कैंसिल, Cu2 प्लस कैंसिल, 2 Cu प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू Cu2 प्लस प्लस Cu, और ये डेल्टा जी इसका जो नेट आएगा इन दोनों को जोड़ दो, ये -0.68 F है, ये प्लस 0.308 है, तो -0.38 F बचा कि नहीं बचा। और अब डेल्टा जी इस रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फैराड इंटू ई सेल अपने को इस रिएक्शन के लिए निकालना है, -0.38 F से F कैंसिल, माइनस प्लस 2.19। कोई डाउट है क्या? जो मैंने किया था वो भी सही था, ऐसे भी सोच सकते हो। वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा था मैं, क्योंकि मैंने थर्मो पढ़ा रहा था ना, तो सीधा ऐसे करता, क्योंकि थर्मो में ये कहूँ ना, 1 को जोड़ दो, 2 को माइनस कर दो, थर्मो में बता सीधा क्या करूंगा, 1-2 क्वेश्चन बता के सीधा देखो, बिना सोचे, मतलब आपको ना बोर्ड में देख देख के करना है। 1 में 2 को ऐड कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, थर्ड को माइनस कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, एक स्टेप में करेंगे, है ना। वहां पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख के दिखा फिर पलट के दिखा, ऐसे नहीं होगा, समझे? कर लोगे ना, थर्मो में ऐसे करेंगे फिर स्पीड से, क्योंकि पेपर में भी तो ऐसे ही करना है, अपने को इतना टाइम थोड़ा लगाना है। समझ आई बात? नेक्स्ट करें, हो गया नोट सबका? नोट करना है, करो फिर। किस किसने घर जाके ऐसे किया? पहले ही ऐसे किया था, वेरी गुड, फिर तो इंटेलिजेंट, फिर तो मैं पहले ही ऐसे बता देता, इतने इंटेलिजेंट हो तो। लिखो इलेक्ट्रोलिसिस। भाई इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, जो हम डिपोजिशन करते हैं ना किसी भी केमिकल डिकम्पोजिशन जो होता है इलेक्ट्रोलाइट का, मतलब जो हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था उसमें वोल्टेज जोड़ दो उल्टे, है ना, उल्टा फ्लो करा दो इलेक्ट्रॉन का। तो पहले जैसे जो डिके हो रहा था वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिपोजिशन शुरू हो जाएगा ना उसका, तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। लिखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इट इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन
इट इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज पास करते हैं उसमें से, ठीक है, बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब जिस डिवाइस में इलेक्ट्रोलिसिस होगा उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लिखो, द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नेक्स्ट लाइन में लिखना, द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक नाम और बोलते हैं, और वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर को भी इसको हम बोल देते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करी, किस में रिस्टोर हुई? तो हम इसमें लिख लें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। लिखो, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू क्या लिखेंगे? केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट, इधर देखो, अब मान लीजिए मेरे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ऐसा, ठीक है। आप हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl कैसे बनता है ये? मान लीजिए मैंने इसमें यहां पे मोल्टन NaCl डाल रखा है, तो मैं इसमें 2 इलेक्ट्रोड डालता हूं ऐसे। एक इलेक्ट्रोड तो ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है, ठीक। अब इन इलेक्ट्रोड का मैं क्या करता हूं, इन दोनों को यहां पे एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ता हूं, जो फिजिक्स में आप पढ़ते हो ना, प्लस माइनस। तो इधर ये जो जुड़ा हुआ छोटा डंडा, तो इस पे कैसा साइन आएगा, कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव साइन आएगा ना। और इस पे पहले उसमें उल्टा हो रहा था गैल्वेनिक सेल में, अब हमने बाहर से एक्सटर्नल बैटरी जोड़ी है ना, और इसमें हमने NaCl भरा हुआ है। दिख रहा है आपको NaCl? कहां दिख रहा है? मान लो नहीं दिख रहा तो ठीक है, दिस इज मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl का मतलब क्या है? मैंने नमक लिया और नमक को पिघला लिया, मेल्ट कर लिया, ठीक। तो अब इसमें इस सॉल्यूशन में कौन सॉल्यूशन नहीं है, प्योर NaCl है मेल्टेड फॉर्म में। तो इसमें क्या क्या होगा? Na+ और Cl- आयंस। अब जो Cl- आयंस होंगे, जो हमारे पास Cl- आयंस है, वो क्या करेंगे भाई? एक तो Cl- आयंस है, एक Na+ आयंस है। तो नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। तो ये एनायन जाता है इस पे, और इसको कहते हैं एनोड। इसीलिए एनायन जिस पे गया उसको क्या बोल दिया? एनोड। तो इस पे इसका ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि प्लस चार्ज है ना उस पे, और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और इस पे जाएगा। समझ आई बात? तो कैटायन जिस पे गया उसको क्या बोलते हो? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक। तो यह है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। हम रिएक्शन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एनोड पे क्या हुआ, जो हमारे पास Cl- था उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और Cl2 में कन्वर्ट हो गया, Cl2 गैस, ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक। और कैथोड पे क्या हुआ? कैथोड ने ये इलेक्ट्रॉन लिया Na+ ने, और एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या किया? सोडियम मेटल के फॉर्म में कैथोड पे डिपॉजिट हो गया। ये इलेक्ट्रोलिसिस है। तो हमने क्या सीखा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl में, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl हमने क्या सीखा बोलो? कि एनोड पे क्या होगा? Cl2 गैस लिबरेट हो रही है, Cl2 गैस लिबरेट हो रही है, ठीक है। कैथोड पे क्या हो रहा है? सोडियम मेटल डिपॉजिट हो रही है, ठीक है। कोई डाउट है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसमें क्या होगा, लेकिन इतना आसान नहीं पूछता क्योंकि सबको पता है कैटायन वहां पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पे एनोड पे डिपॉजिट होगा, सब बता देंगे, है ना, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो क्वेश्चन पूछता है एक्वस के। अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अभी आपने देखा कि एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन, है ना। और आपने देख लिया वहां पे एनायन का हो गया। लेकिन इस बार देखो, एनोड पे जाने की टेंडेंसी और कैथोड पे जाने की टेंडेंसी, इस बार कंपटीशन है। कंपटीशन किसका है भाई? सबसे पहली बात, Cl- है हमारे सॉल्यूशन में, तो Cl- का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, और पानी भी है, एक्वस का मतलब पानी भी है, तो यानी H2O का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है यहां पे, ठीक। और क्या बोल सकते हैं? OH- आयंस है, OH- आयंस का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। सिमिलरली अगर ऐसे ही बात करें हम,
तो कैथोड पे सोडियम प्लस का रिडक्शन हो सकता है, पानी का भी रिडक्शन हो सकता है, H प्लस आयन से उनका भी रिडक्शन हो सकता है। तो कंपटीशन हो गया ना 3-3 में। अब हमें ये देखना है इस कंपटीशन में कौन जीतने वाला है। अगर हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो हम बता देंगे। बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग है वो ऑलरेडी आपके हो चुके। सबसे पहली बात है कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, क्या बोलेंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा। किस पे, कैथोड पे। अब यहां पे हमारे काम आएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमने पढ़ा Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके Na सॉलिड में जाता है और इसके लिए ई नोट सेल जो होता है इस रिएक्शन के लिए वो होता है, ये रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं हम लोग क्योंकि रिडक्शन की रिएक्शन है, तो -2.71 वोल्ट। कोई डाउट है क्या? अब कंपटीशन में और कौन है साथ में, पानी है, तो H2O का रिडक्शन करवाएंगे तब क्या क्या मिलता है, H2O का रिडक्शन होने से एक तो H2 गैस मिलती है और OH माइनस, ठीक, ये मिलेगा क्या या कुछ और मिलता है, पक्का? तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस करना है क्या इसको, बैलेंस कैसे करेंगे बताओ, 2H2O है, 2OH माइनस, हो गया बैलेंस। तो यहां पे एक दो इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं, चार्ज बैलेंस हो गया दोनों साइड, ठीक। तो इसके लिए जब आप ई नोट सेल लिखोगे इसके लिए कितना आता है, -1.83 वोल्ट आता कि नहीं आता, ठीक। फिर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है इस रिएक्शन के लिए। फिर हमारे पास H प्लस आयन भी दौड़ में है, वो भी एक इलेक्ट्रॉन लेके बोला ला भाई मैं भी H2 में जाऊंगा। ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो जो आप लिखते आ रहे हो, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल पे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ता है क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से? वेरी गुड, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो। 0.0 वोल्ट। अब आप बताओ सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, हाइड्रोजन आयंस का सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, तो यानी रिडक्शन किसका होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो बहुत कम होता है अमाउंट में। क्या लिखेंगे हम यहां पे, लिखेंगे H प्लस का नहीं होगा, इसका रिडक्शन नहीं होगा, हिंदी आई जाती है, रीजन क्योंकि बिकॉज इट इज वेरी लेस इन अमाउंट। लेस मत बोलो, वेरी लेस। कैसे पता चला मुझे कैसे पता चला? क्योंकि जब आप पानी में बात करते हो, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी हम पढ़ेंगे, पानी में H2O H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में पाया जाता है। वहां पे कंसंट्रेशन कितनी होती है H प्लस की? अरे पानी का pH 7 होता है, यानी H प्लस कितनी होगी? तो यहां पे H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 मोलर होती है ना। अगर किसी की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो तो आप क्या बोलते हो, 1 मोल इन 1 लीटर। किसी की 10 की पावर -1 यानी 1/10 मोलर हो तो क्या बोलते हो, 1 मोल इन 10 लीटर। किसी की 10 की पावर -2 लीटर हो, क्या बोलोगे, 1 मोल इन 100 लीटर। अब 10 की पावर -7, इसको क्या लिख सकता हूं, 1/10 की पावर 7, यानी 1 मोल ऑफ H प्लस आयंस इन 10 की पावर 7 लीटर। कितना पानी पता है, इकाई ढाई सैकड़ा करो, 1 करोड़ लीटर में 1 मोल है। तो 1 करोड़ लीटर पानी लेके आऊं 1 मोल H2 निकालने के लिए? नहीं जरूरत है। तो इसका रिडक्शन इसलिए नहीं होगा। समझ आई कि नहीं आई बात? अब दौड़ किस किस की बची, सोडियम और पानी की। सोडियम और पानी में किसका रिडक्शन ज्यादा, सो पानी का रिडक्शन होगा। सो कैथोड पर पानी का रिडक्शन होगा और क्या मिलेगा, और H2 गैस मिलेगी, है ना भाई। पानी का रिडक्शन होने से H2 गैस मिलेगी, मुझे सपना आया है, ये रही। समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है क्या? चलो, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो, एक बार में ही समझ जाते हो।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये हो गया कैथोड। एनोड पे देखो, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन होगा। या तो ऐसे बोल दो या ऐसे बोल दो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसका ऑक्सीडेशन होगा। कौन सी बात बोलूं, कोई भी वाली बोल दो, दोनों ही बोल दो। मैं लिख देता हूं, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर। इसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं है भाई, समझ आई बात। अब देखो, हम सबसे पहले देखते हैं Cl माइनस। Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होने पे आपको क्या मिल रहा है, Cl2। ठीक, और इसका, इस रिएक्शन का जब हम E नोट लिखेंगे, ये रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखो ऐसे Cl माइनस Cl2 में जा रहा है, या अपने आप अंडरस्टूड है। इस रिएक्शन के लिए E नोट लिख रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही लिख रहा होगा। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। क्या क्या लिखेंगे, यह आता है Cl2 का कितना होता है, एक बार चेक करके बताओ मेरे को, 1.36, और वो होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, इसमें किसी को कोई डाउट। अब H2O का देखो, H2O का जब ऑक्सीडेशन होता है तो H2O क्या देता है, H2O एक तो देता है H प्लस आयंस और एक देता है O2 गैस। क्योंकि देखो यहां पे H प्लस था, प्लस में रहा, ऑक्सीजन -2 से किस में गया, 0 में गया, यानी ऑक्सीडेशन हुआ वाटर का। और इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, ये कर लो, और 4 इलेक्ट्रॉन भी आ गए। तो ये वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा जाएगा। यहां पे कितना होता है वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चेक कर रहे हो, बताओ जल्दी। ये बताएगी है ना, 3 मई के बाद बताएगी, बता दे जल्दी। 1.7, 1.23 ऐसा कुछ तो नहीं आता। ठीक है, रिएक्शन देख लो फिर। ये हो गया। और OH माइनस का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, OH माइनस का ऑक्सीडेशन करो, एक तो H2O मिलेगा, यहां पे H प्लस +1 में है और ऑक्सीजन -2 में, तो इसमें भी यही है, तो एक O2 मिलती है साथ में। बैलेंस करने के लिए ये हो गया आपका, ठीक है, और यहां पे इसने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब हम इसकी बात ही नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, OH माइनस की, क्यों, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि रीजन क्या है, बिकॉज रीजन, क्योंकि बोलो, इट इज वेरी लेस, क्या बोला, पानी खत्म हो गया, लेस इन अमाउंट, ये कम होता है। ये भी क्या होता है, OH माइनस की कंसंट्रेशन पानी में 10⁻⁷ मोलर होती है। तो बताओ, 1 मोल OH का ऑक्सीडेशन करने के लिए 1 करोड़ लीटर पानी डाल दूं इस छोटे से बर्तन में, नहीं होगा ना, समझे कि नहीं समझे। ठीक, तो अब दौड़ बची इन दोनों की। अब इन दोनों की दौड़ में, इसको यहां लिख लो थोड़ा सा, OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या है, 10⁻⁷ मोलर है। अब इन दोनों की दौड़ में इनका अप्रोक्स सेम है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं, है ना, क्या बोल दूं, ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि 0.1 का लगभग डिफरेंस है। ठीक, तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोथ हैव ऑलमोस्ट सेम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अब किसका होना चाहिए, तो यहां पे Cl माइनस की कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, जो पानी में हम डालते हैं वो आयन ज्यादा होंगे, तो Cl माइनस की आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से Cl माइनस आयंस आर मोर, Cl माइनस आयंस आर मोर, सो Cl माइनस आयंस का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, किस पे, वो आपको पता है, एनोड पे बात हो रही है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो हम क्या लिख देंगे, एनोड पे आपको क्या मिल रहा है, यानी एनोड पे अपने को Cl2 गैस मिलने वाली है, तो सीधा आंसर लिख लें। अब एनोड पे अपने को क्या मिलेगा, ऐसे लिखते हैं, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl
हमें एनोड पे क्या मिला, Cl2 गैस मिली, और कैथोड पे क्या मिला, H2 गैस लिबरेट हो रही है। समझे कि नहीं समझे? तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आपसे पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। कैथोड पे सोडियम मिलेगा, कैथोड पे H2 गैस मिलेगी, कैथोड पे Cl2 गैस मिलेगी, एनोड पे O2 गैस मिलेगी। कौन सा सही है? कैथोड पे H2 गैस मिलेगी। तो फिर वहां पे हम घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे करना है। ये प्रोसेस समझ में आई? तो जल्दी से इसको नोट करके दिखाओ। अब जो चीज आपने पढ़ी है ना, आप है ना बिना ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखे, अभी मैंने आपको बोला देखो ये चीज है ना, एक तो ये मेथड है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी रटो विद वैल्यूज, या कम से कम ऊपर नीचे तो रटो। अच्छा एक चीज का करेक्शन करना था ना, मैंने यहाँ पे वाटर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -1.83 लिख दिया, वो -0.83 है, लेकिन फिर भी ज्यादा है सोडियम से, ज्यादा तो है ही, उसको 0.83 लिख लो। -0.83 लिखा था ना मैंने, और ज्यादा हो गया बिल्कुल, -1.83 लिख दिया, उसको 0.83 लिख लो, 1 का 0 कर दो, है ना। ये बात समझ में आई? अब एक तो मेथड ये है जो मैं बता रहा था कि हम लोग क्या करें, पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को रट लें विद वैल्यूज, विद वैल्यूज नहीं तो एटलीस्ट एक सीक्वेंस में। तो मैं तो भाई रटने में खुद विश्वास नहीं करता, आपको पता है, मैंने तो साफ साफ NCERT लेके यहाँ लिख दी थी। अब रटना नहीं है अपने को, लेकिन अगर अपने पास बेसिक नॉलेज है जो हम बचपन में पढ़ के आए हैं, तो हम उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखना कैसे? पहली बात लिखो, एट कैथोड। एट कैथोड, कैथोड पे हम सीधा सा क्या लिखेंगे, कैथोड पर रिडक्शन होगा, ठीक। और अब हम जो भी बात करेंगे ना वो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कर रहे हैं। एक्वस, ऊपर बेसिक हेडिंग डाल लेना, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स, वो कुछ भी हो सकता है, अलग अलग एक साथ सारे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो लिखने जा रहा हूं, देखो मैं कैथोड पे लिख रहा हूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया कैथोड पे कैटायन का रिडक्शन होना है, लिथियम प्लस हो सकता है कैटायन, सोडियम मेटल हो सकती है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम 2 प्लस हो सकता है, Mg2 प्लस हो सकता है, एल्यूमिनियम 3 प्लस हो सकता है। और जब ये एक्वस मीडियम में होंगे तो इनका भी रिडक्शन हो सकता है, और इनकी दौड़ एक चीज के साथ हो रहा है, किसके साथ? पानी के साथ। H प्लस के साथ नहीं, H प्लस तो बहुत कम होता है एक्वस मीडियम में, तो किसके? H2O के साथ। तो इनमें इनका रिडक्शन होना है या पानी का होना, ये कंपटीशन है, ठीक। अब एक बात बताओ, ये कौन सी मेटल्स हैं? एस ब्लॉक की, और एल्यूमिनियम भी वैसी ही है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, ठीक। ये एस ब्लॉक की है और एक एल्यूमिनियम है। तो एस ब्लॉक की मेटल्स बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास करती है, लेने में नहीं करती। उनके कंपैरिजन में पानी जल्दी लेगा या ये लेंगे इलेक्ट्रॉन जल्दी? तो यानी पानी का रिडक्शन जल्दी होगा भाई, ये तो इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास करती है, ये तो इसी में स्टेबल है। अरे सीधी सी बात है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, पूरी केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चलती है। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया, वैसे ही स्टेबल, इनको मतलब ही नहीं है दुनियादारी से, ठीक। अब यानी रिडक्शन किसका होगा? यहां पे लिख लेंगे टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, किसकी ज्यादा है? यही लिख रहा हूं मैं, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। कैथोड पे रिडक्शन होगा तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इनमें किसकी ज्यादा होगी? वाटर की। तो ये मेटल आयंस अगर आपको दिख जाए कैटायन के फॉर्म में तो क्या लिखोगे आप? H2 गैस लिबरेट। कहां पे? कैथोड पे, एट कैथोड। कोई डाउट है क्या? अगर मान लीजिए हमारे पास ये मेटल्स ना होके ये होती, Fe2 प्लस है, निकिल 2 प्लस है, कॉपर 2 प्लस है, Ag प्लस है, Sn2 प्लस है, Pb2 प्लस है, ये मेटल्स हमारे पास होती और इनका कंपैरिजन होता पानी के साथ, तो इन मेटल में और पानी में किसका रिडक्शन होगा? अब देखो वो तो स्टेबल हो रही थी, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव थी, ये इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होती, ये इलेक्ट्रॉन ले सकती है आराम से, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल वैसे भी अट्रैक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन को, तो पानी के कंपैरिजन में इनका रिडक्शन ज्यादा होगा। तो ये क्या करती हैं? क्या बोलेंगे? तो मेटल का रिडक्शन होगा और मेटल ऑब्टेन्ड होगी
एट कैथोड। कोई डाउट है क्या? ठीक, समझ आई बात? एक तो ये हो सकता है, एक पॉइंट तो अपना ये हो गया कैथोड पे, ये केस बन सकता है। दूसरा केस ये बन सकता है, एग्जामिनर क्या करे, मीडियम एसिडिक दे दे। क्या दे दे? स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है। स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम का मतलब समझते हो तुम? आप लोग स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम से क्या समझे भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया, जैसे H2SO4 दे दे, HNO3 दे दे, ये वाले एसिड अगर दे दे अपने को, तो हम क्या बोलेंगे भाई? यहां पे H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। अगर मीडियम में, जैसे हम बोल रहे हैं एक्वस मीडियम है, यानी पानी ज्यादा है, वहां पे H+ की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अगर मीडियम एसिडिक कर लिया जाए तो H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और वैसे भी स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आप ले रहे हो तो कंसंट्रेशन H+ की बहुत ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा H+ देगा, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। तो जब H+ अपने को मिलेगा तो हम क्या करेंगे? इसका रिडक्शन होगा और H2 गैस ऑब्टेन्ड होगी एट कैथोड। कहां से आई इस बार? H+ आयन से आई। समझ आई ये बात? अब बात आती है ऑक्सीडेशन की। तो एनोड पे क्या होता है? एट एनोड क्या होगा? पहली बात तो ऑक्सीडेशन होगा। किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक, या भाई हम लिखेंगे टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। इंग्लिश का कमाल है ये। ठीक, अब आयंस हो सकते हैं, जैसे NaCl ले लिया, KCl ले लिया, LiCl ले लिया, FeCl3 ले लिया, CuCl ले लिया, CuCl2 ले लिया। इन केस में SnCl2 ले लिया, Cl- आयन है, NaBr KBr ब्रोमाइड आयन है, I-, तो इनमें Ki है, Na है। ठीक, इनमें I- एनायन होगा, तो Cl- Br- एनायन हो सकता है, I- एनायन हो सकता है। ठीक है, और यहां पे एक ये भी तो हो सकता है Na2SO4 दे दे, K2SO4 दे दे। ठीक, अभी मत लिखो, FeSO4 दे दे, CuSO4 दे दे, या NaNO3 दे दे। ठीक, तो इन केस में सर जो एनायन होंगे SO4- और NO3-। अब अपने को फिर एक्वस मीडियम में कंपैरिजन करना, भाई एनायन का ऑक्सीडाइज कराओगे या वाटर का। तो इनका अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये H2O है। अब देखो सिंपल सी बात, देखो ये अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, तो इनमें इनका ज्यादा टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की, और अपने को पानी का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्या मिलेगा यहाँ पे? Cl2 मिल गया, Br2 मिल गया, या I2 मिल गया, जो भी एनायन होगा। समझ आई बात? अगर इनका कंपैरिजन पानी के साथ करोगे तो अब पानी का ऑक्सीडेशन होगा या इनका? चेक करो। सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और NO3 में, NO3- में NO3 है, नाइट्रोजन है, ये +6 में है और ये +5 में है। तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या? नहीं होगा ना। और फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो क्या होगा? दूसरे का हो जाएगा। तो दूसरे की टेंडेंसी ज्यादा होगी। किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी? H2O की। और H2O की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो इस केस में क्या मिलेगा? O2 गैस मिलेगी एट एनोड। तो आपको मैं सिंपल सा फंडा बताता हूं, जैसे मैंने वो बताया था, आपने मेटल देख के पहचान लिया किस मेटल का रिडक्शन हो सकता है, किसका नहीं हो सकता। जो फर्स्ट ए की है, सेकंड ए की है और एल्यूमिनियम, उनका कभी भी रिडक्शन नहीं होता। वो इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास करती, लेने में नहीं करती। तो उस केस में सीधा सीधा वाटर का रिडक्शन कराओ, क्या बन जाएगा? H2 गैस बन जाएगी। इस केस में क्या किया आपने? इस केस में जो डी ब्लॉक की या पी ब्लॉक की मेटल्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं, और इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं तो उनका रिडक्शन हो जाता है, तो वाटर से पहले वो रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि वो कैटायन है, वाटर न्यूट्रल है। अब इस केस में बात करें, Cl-, Br-, I-, ये अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन इजीली होता है। -1 इनकी मिनिमम है और रिडक्शन हो नहीं सकता इनका, तो इनका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। लेकिन ये क्या है? अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर और नाइट्रोजन, क्या इनका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? नहीं। समझ आया? सिंपल। मैंने अलग कुछ बताया, कोई वैल्यू याद करनी, तो जो चीज आपको आती थी वही सिखाई है। ठीक, अब इस केस में देखो, यहां पे अगर हम बात करें स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम, स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में यार स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में करा दे। ठीक, उस केस में क्या होगा? OH- आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और OH- आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इसका ही ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि पहली बात तो एनायन है, टेंडेंसी भी इसकी ज्यादा होगी। तो उस केस में किसका क्या हो जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन करोगे क्या मिलेगा? O2 गैस मिलेगी और पानी मिलेगा। बैलेंस करूं क्या? अरे लो, बैलेंस 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 बैलेंस, लो O2 गैस मिलती है। इस केस में क्या हो जाएगा? O2 गैस एट एनोड। अब जितना मैंने पढ़ाया उसका रिवीजन करें, स्टार्ट।
मेरे को दे दिया एक्वस NaCl। मैं पूछ रहा हूं आपसे भाई एक्वस NaCl दिया, बताओ एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, जल्दी बोलो। एनोड पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। Cl- का होगा या पानी का, Cl- का होगा, ये देखो Cl2। कैथोड पे बोलो Na+ का होगा या पानी का, क्या मिलेगा, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो एक्वस, यहां पे लिख दिया मैंने आपको K2SO4, या यहां पे लिख देता हूं मैं एक्वस CaSO4 लिख दिया इस बार। तो मैं बोलता हूं एनोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, एनायन SO4 2- है, क्या मिलेगा, O2 गैस मिलेगी। ठीक, और कैथोड पे क्या होगा, S ब्लॉक का है तो उसका तो रिडक्शन होता नहीं है, पानी का होगा, पानी का रिडक्शन होगा तो क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगी। और करें, यहां पे मैंने आपको दे दिया FeCl3। एनोड पे क्या होगा, रिडक्शन किसका होगा, पानी का होगा या Cl- का होगा, Cl2 गैस मिलेगी। और कैथोड पे क्या मिलेगा, इस बार ना S ब्लॉक की मेटल नहीं है, ना ही एल्यूमिनियम है, क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है ही नहीं, तो क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। और बोलो आप एग्जांपल, जो भी मन में आ रहा बनाते चलो। HgCl2 में भी वही केस हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे अपने को देते CuSO4 दे दिया, CuSO4 दे दिया, क्या बोलोगे, एनोड पे क्या मिलेगा, SO4 का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, O2 गैस मिलेगी। कैथोड पे क्या मिलेगा, कॉपर मेटल मिलेगी। कोई डाउट है क्या, और दे दे अपने को, मान लीजिए AgCl दे दिया, AgCl में एनोड पे क्या मिलेगा, Cl2, कैथोड पे क्या मिलेगा, Ag मिलेगा। कोई डाउट है क्या, ठीक, एक उसका कर लो, NaNO3 कर लो एक बार, ये भी बेचारा रह गया, NO3 एक बार भी नहीं आया। बोलो एनोड पे क्या मिलेगा, O2 गैस मिलेगी, है ना, NO3 आयन है। और कैथोड पे क्या मिलेगा, मैंने कुछ बताया आपको इनमें एक भी, आपने खुद ने किए, तो कोई भी कर सकते हो। LiCl का बताना, एक्वस, अच्छा ये सारे एक्वस है भाई, एक्वस के केस की बात है ये। ठीक, एक्वस LiCl में बताना, एनोड पे क्या मिलेगा, पक्का, और कैथोड पे, तो ऐसे कर लोगे क्या, अब कितने बना लो ये क्रॉस कर करके उसके साथ, है ना, जैसे पंजाबी नेम्स बनाए थे। जल्दी लिखो, नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ना, पर चढ़ा देते हैं सोने की। तो आर्टिफिशियली तो हुआ वो सोने के नकली। देखो इधर देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग लिखो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में अपने जो काम की वो कराता हूं मैं आपको ना। इधर देखो, अब चुप करो, एक सेकंड रुको। ये जो है अपना, यहां पे मैंने क्या किया, ये मैंने 2 रोड ले ली, ठीक, और यहां पे मैंने इनको बैटरी से जोड़ लिया, ठीक, और यहां पे एक सॉल्यूशन ले लिया, मान लीजिए CuSO4 का लिया, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन ले लिया। अब ये जो रोड ली है मैंने, ये मान लीजिए इम्प्योर कॉपर की ली है, ठीक, जो एनोड मैंने बनाया है, ये एनोड है और ये कैथोड है, ये मान लीजिए मैंने प्योर कॉपर का लिया है। अब आपको पता है एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो ये हमारा जो हुआ है, यहां से कॉपर 2+ आयन सॉल्यूशन में आएंगे, और कॉपर 2+ आयन सॉल्यूशन से कहां जा रहे हैं, मान लीजिए ये मिलावटी है, ठीक, तो इसमें से जो कॉपर के प्योर आयंस है वो कॉपर सॉल्यूशन में आते रहेंगे, और कॉपर सॉल्यूशन से आयंस यहां पे जाते रहेंगे, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। ठीक, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल भी हो गया, ऐसे हमने इसमें से प्योर निकाल लिया इधर। ठीक, तो इसमें हम ऐसा लिखते हैं कि एनोड पे क्या लिखा जाएगा हमेशा, इम्प्योर मेटल, ठीक, और कैथोड पे क्या लिखा जाता है, प्योर मेटल, बस ये ध्यान रखना होता है, कर लोगे। एक चीज हो रही है लास्ट, एक वो आती है आपकी एफिशिएंसी ऑफ सेल, थर्मोडायनिक एफिशिएंसी ऑफ सेल, इतनी आराम से क्या बता रहे हो उसको, इक्वल टू, यहां से आवाज आई मुझे, डेल्टा G अपॉन डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है,
माइनस NF ई सेल अपॉन डेल्टा H, ये एफिशिएंसी आती है। ठीक, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लेता है या वैल्यूज दे देगा, एफिशिएंसी पूछ लेगा, कर लोगे? ये एफिशिएंसी ऑफ सेल होती है, जल्दी से लिख लो। लिखो नेक्स्ट, लिखो नेक्स्ट, आप लिखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक तो होता है क्वालिटेटिव, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, और अब तो उसका खतरा ही नहीं है, थोड़ा बहुत एम्स में आता था, वो भी नहीं अब जरूरत है, नीट में कहाँ आता है। ठीक, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम। ठीक, जैसे हमने क्या पढ़ा, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, कोई डाउट नहीं है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, दिस इज इक्वल टू 96487 कूलम। या हम ऐसा ही बोल सकते हैं 1 फेराड यानी चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसको सीधा हम ऐसे लिखते हैं 96500, है ना। कूलम पर मोल इनवर्स भी लिख देते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इसलिए, है ना। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? कन्फर्म भाई। अब देखो, अब ध्यान से समझना, अब जो एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, हम पूरा ये टॉपिक इसी मेथड से करेंगे। कुछ इजी क्वेश्चंस आज करेंगे और IIT के कल करेंगे। ठीक है, करो स्टार्ट। तो देखो, जैसे सोडियम है, सोडियम को मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम का 1 एटम बन गया। मैं इसी बात को केमिस्ट्री में ये भी बोल सकता हूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर के 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करने से, किसमें, सोडियम आयंस में, सोडियम आयंस दिए गए, उनमें से अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 मोल सोडियम मिल रहा है। और इसी बात को मैं अगर ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या, 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करने से सोडियम आयंस में, तो मुझे 1 मोल सोडियम मिल रहा है, सोडियम मेटल मिल गया। कोई डाउट है क्या? ऐसे ही Mg2+ है, समझ आ रहा है भाई टोपी वाले? वेरी गुड। 2 इलेक्ट्रॉन तो किस में जा रहा है, Mg। मैं क्या बोलूंगा, Mg2+ आयंस है, उसमें अगर आप 2 मोल इलेक्ट्रॉन दे दो उसको, तो आपको कितने मिलेंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं आपको, 1 मोल Mg दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? अगर मैं अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन को बोलता हूं 1 फेराड, यानी 2 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, किसमें, Mg2+ आयंस में, तो आपको क्या मिल रहा है, ऐसे बोल दो MgCl2 में, MgSO4 में। ठीक, तो क्या मिल रहा है, 1 मोल Mg मिल रहा है। कोई डाउट है क्या किसी का? अब मैं ऐसा बोल दूं, अगर यहाँ पे जैसे ये इक्वेशन ऐसे भी दे देगा आपको, बड़ी बड़ी इक्वेशन, जब आप वो पढ़ लोगे रिडॉक्स, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 8H++ 5 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू Mn2++ 4H2O। तो यहाँ पे आपने 5 इलेक्ट्रॉन दिए, मैं इसको बोल दूं 5 मोल इलेक्ट्रॉन, क्या क्या मिला, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। या सीधा लिख दो 5 फेराड से कितना मिल रहा है, 5 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो इसके थ्रू, किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में, तो क्या मिलेगा आपको, 5 मोल Mn मिल जाएगा। ठीक, अरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्यों लिख दिया, Mn लिखना है, Mn2+ आयंस मिल जाएंगे। कोई डाउट है? ऐसे ही एल्यूमिनियम लिख दे, एल्यूमिनियम 3+ में से 3 इलेक्ट्रॉन पास करने पे क्या मिलता है, 1 एल्यूमिनियम का मोल मिलता है, यानी 3 मोल इलेक्ट्रॉन पास करने पे, या बोल दो 3 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे क्या दे रहा है, 1 मोल एल्यूमिनियम दे रहा है। अरे 1 मोल है यार, आप बता करो ना फिर मेरे को, एक ही तो मिल रहा है, स्टोइकियोमेट्री देख लो ना। ठीक है, किसी का कोई डाउट, दुख दर्द, समस्या हो, ऐसा कुछ लग रहा हो कि यार ये तो सर ने गलत करवा दिया। ठीक, और एक कहीं पे ग्राम इक्विवेलेंट वगैरह यूज कर रखा हो, तो वहां पे n इक्विवेलेंट क्या करते हैं, ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं, या n इक्विवेलेंट बोलते हो, n × n फैक्टर यूज करते हैं वहां पे, है ना। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, कहीं पे ग्राम इक्विवेलेंट यूज कर रखा हो तो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बोले एल्यूमिनियम के कितने ग्राम इक्विवेलेंट मिले, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोलेंगे, क्यों, 3 ग्राम इक्विवेलेंट बोलेंगे ना, क्योंकि इसका 1 मोल मिला ना, 1 × n फैक्टर करोगे ना। ठीक है, कोई डाउट आया क्या? सोडियम का है, सोडियम का 1 फेराड से 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिला, मैग्नीशियम का 2 फेराड से 2 ग्राम इक्विवेलेंट मिले, क्यों, क्योंकि 1 मोल इंटू में n फैक्टर, n फैक्टर कितना, जितने इलेक्ट्रॉन लिए उतना।
कोई डाउट, किसी को भी डाउट है क्या? कर लोगे? वेरी गुड, लिखो जल्दी से। हाँ ठीक है, फर्स्ट लॉ लिख लो। फर्स्ट लॉ फैराडे क्या कहता है भाई, जैसे हम सोडियम ले रहे थे, ठीक है, सोडियम प्लस में मैंने क्या किया, ये रिएक्शन लिखी थी, हमने क्या बोला कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो 1 मोल मिलेगा, 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी करो तो 2 मोल मिलेगा, ठीक, 3 फैराड करो तो 3 मोल मिलेगा। तो उसने यही बोला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, गैस के केस में लिबरेटेड बोलते हैं, एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास थ्रू इट। भाई इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करते हैं तो कितनी मेटल डिपॉजिट होगी या कितनी गैस वहां पे लिबरेट होगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगी आपने कितना चार्ज पास किया है। तो मैं तो उससे पूछ रहा था, भाई आप ये बोलते हो मैं यूनिटरी मेथड की बात कर रहा हूं, नहीं यूनिटरी मेथड तो है, लिख लो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, according to first law of Faraday, amount of substance, एक सेकेंड, according to Faraday, during electrolysis amount of substance deposited or liberated at an electrode, deposited or liberated at an electrode is directly proportional to current pass through it, या चार्ज लिख लो या करंट, बात एक ही है, ठीक है, is directly proportional to current pass through it, ठीक, करंट लिख लो या चार्ज लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो उसने बोला जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मान लीजिए W डिपॉजिट हुई है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये तो बोला। और W को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए क्या लिख सकते हैं, Z Q, एंड Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल, क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक। और इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो E डिवाइड बाई फैराडे की वैल्यू, ठीक। यहां पे E क्या है, E इज इक्विवेलेंट मास, है ना, दिस इज इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट बोल दो। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर, ये तो सबको पता है ना, ये होता है। कोई डाउट है क्या? अब देखो, अब मेरी बात सुनना, मैं यहां पे ये भी तो लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू आई टी, फिजिक्स में पढ़ते हो, W इक्वल टू जेड आई टी, ये बस लिखना है आपको, फॉर्मूला कहीं नहीं लगाना है, जैसे मैं करवाऊंगा वैसे करना है, ठीक है, जो कभी भी नहीं भूलोगे जिंदगी में। लिखो जल्दी से इसको। लिखा भाई, W इक्वल टू जेड क्यू होता ना, ठीक। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन लिखना चाहो तो वो भी आप लिख सकते हो। जेड एक्चुअल में क्या होता है, जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। देखो अगर मैं Q अगर इक्वल टू 1 कूलम कर दूं तो W इक्वल टू जेड, तो मैं ये कह दूंगा जब हम 1 कूलम चार्ज पास करते हैं और जितनी अमाउंट डिपॉजिट या होगी या लिबरेट होगी तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। लिख लो, डेफिनेशन लिखो उसकी, फिर बाद में ये लिख लेना, इट इज द, या पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो, पहले लिख लो 1 कूलम अगर इफ Q इज इक्वल टू 1, लिख लो, ये लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, क्या लिखना, डेफिनेशन, हाँ लिखो डेफिनेशन, व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट then amount of substance deposited is called, when 1 coulomb charge is passed through electrolyte then amount of substance deposited or liberated is called electrochemical equivalent.
तो जो ये अमाउंट होगी उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, लिखो जल्दी से। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ देखो इधर बता देता हूं पहले। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे ये कहता है, मान लीजिए हम क्या करें भाई, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, ये सेल बना लिया, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना लिया यहां पे, ठीक है, बोलो मत यार, ठीक। और यहां पे मैंने NaCl ले लिया, और दूसरे केस में मैंने क्या किया, एक सेल और बना लिया, ठीक, यहां पे देखना, और इसमें MgCl2, ठीक। तो ये बना लिया मैंने। अगर इन दोनों में से सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी जाए, सेम चार्ज पास कर दिया जाए, तो इनका जो अमाउंट डिपॉजिट होगा ना, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, ये बोलता है। या तो ये बोल दो सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, या ऐसे बोल दो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट होते हैं ना, फिजिक्स में पढ़ते हो, जब क्या होता है, सेम करंट तो आता है। तो लिखे ये तो ये पहले बनाना चाहो तो बना लो, नहीं मैं सीधा लिखवाता हूं, पहले लिख लो, लिखो when two different electrolytes, when, एक सेकंड दोबारा लिखना, when same amount of charge is passed through, when same amount of charge is passed through two different electrolyte, two different electrolytic solution, ऐसे ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कनेक्टेड इन सीरीज, या अलग से एक लाइन में लिख लेना है ना, चार्ज इज सेम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, चाहे अलग से लिख लेना, ठीक है। ब्रैकेट में लिख रहे हो क्या, नहीं लिख रहे, हमने लिखा व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज then amount of substance deposited is directly proportional to their equivalent weight। एक स्टार पॉइंट बना के लिख लो, चार्ज इज सेम व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। मान लीजिए इन सेल्स में दोनों में से मैं अलग अलग टू कॉलम चार्ज पास कर दूं, या दोनों को सेम बैटरी के साथ जोड़ दूं सीरीज में, ध्यान रखना सीरीज में सेम होता चार्ज है ना, कनेक्टेड इन सीरीज। सेम चार्ज कब होगा, जब कनेक्टेड इन सीरीज। वैसे ये पॉइंट बताना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो। इधर देखना, अब ये दिख रहा है आपको, इसमें भी मैंने क्यू चार्ज पास कर दिया, इसमें भी क्यू चार्ज पास कर दिया, तो इनका जो वेट डिपॉजिट होगा इसका और इसका, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, ठीक। यानी W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, यानी W अपॉन E इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैं बोल सकता हूं W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन E2, ये फॉर्मूला लगा सकता हूं। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा सेल है, दो से ज्यादा सेल है, 3, 4, 5, when more cells are connected in series, when more cells are connected in series, ये ध्यान देना सीरीज में कनेक्टेड हो जब, तो क्या होगा, W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन E2 इक्वल टू W3 अपॉन E3 इक्वल टू W4 अपॉन E4 इक्वल टू W5 अपॉन E5, सो ऑन। समझ आई बात, हाँ, WN अपॉन EN, ठीक। हमने फॉर्मूले पढ़े, डेफिनेशन पढ़ी है ना, ध्यान रखना चाहो रख लो, नहीं क्वेश्चन तो हम ऐसे करेंगे, हमने क्वेश्चन पढ़ा, हम नहीं जानते इनको, यूनिटरी मेथड लगाएंगे सभी क्वेश्चंस में, और कोई मेथड नहीं लगाएंगे, या फिजिक्स लगाएंगे बस, ठीक है। लिखो कैलकुलेट, बस कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड when 9.65 into 10 की पावर 3 कूलोम, when 9.65 into 10 की पावर 3 कूलोम चार्ज इज पास थ्रू molten AlCl3, is passed through molten AlCl3। एक हो गया, आंसर आ गया।
करें स्टार्ट। हमने ये सिखाया थोड़ी देर पहले, एल्यूमिनियम 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन लेके भाई AlCl3 दे रखा, मोल्टन AlCl3, तो एल्यूमिनियम 3+ में 3 इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम पे जाएगा कैथोड पे। तो हम ये बोल रहे हैं 3 फेराड क्या दे रहा है, 1 मोल। अब इसको ये कूलोम चार्ज दे रखा आपको इतना, इसको फेराड में कन्वर्ट करो, 96500 से डिवाइड कर दो। इसको क्या लिखोगे, 965096500 इक्वल टू 0.1 फेराड। ठीक, अब यूनिटरी मेथड, 3 फेराड से अपने को कितना मिला, 1 मोल। 1 फेराड से कितना मिलेगा, 1/3 मोल, और 0.1 फेराड चार्ज पास किया जाता है तो 1/3.1 यानी 0.1/3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। उसने पूछा कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, 0.1/3 मल्टीप्लाई बाई 27, 0.9 ग्राम आ गया। किस किस का ठीक है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन था। देखा कितना टफ। और करते हैं नेक्स्ट, एक और आपके एग्जाम का करते हैं। लिखो जल्दी से, आंसर लिख लो, करें नेक्स्ट। लिखो भाई, कैलकुलेट वेट ऑफ Fe2+ and Fe3+ ions reduced when calculate weight of Fe2+ and Fe3+ ions reduced when 1.5 farad charge is passed through them, when 1.5 फेराड चार्ज इज पास थ्रू देम। मतलब या तो ऐसा लिख लो, दोनों में 1.5 पास किया गया है, या ऐसा लिख लो कनेक्टेड इन सीरीज, इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, कोमा लगा के लिख लो, इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अरे ये मान लो FeCl2 और FeCl3 सीरीज में कनेक्टेड है, तो उस सीरीज में कितना चार्ज पास किया गया, 1.5 फेराड। यहां तक कि इस क्वेश्चन में ये भी दे रखा है, गिवन मोलिकुलर वेट ऑफ Fe = 56 ग्राम पर मोल, ये भी दे रखा है। देखो कितना ख्याल रखता है एग्जामिनर आपका, और आप बोलते रहते हो एग्जामिनर हमारे नेगेटिव करा देते हैं। कितना तो ख्याल रखते हैं भाई, कोई भूल जाए कोई भाई। सुबह बोल रहा है सर 27 नहीं 17 होता है इसका, एक बोल रहा नहीं 13 बोल रहा है, 13 एटॉमिक नंबर होता है एल्यूमिनियम का या मास नंबर, हो गया ये क्वेश्चन सोल्व भाई। करने वाला तो कर लिया हुआ, यूनिटरी मेथड ओनली, फॉर्मूला कहीं नहीं लगाना है, फॉर्मूला लिख के भूल जाया करो। भाई मेरे को तो एग्जाम में क्वेश्चन मिला Fe2+ आयन, इसमें से इतना चार्ज पास किया, तो मैंने तो ये देखा Fe2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन Fe में कन्वर्ट हो रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल दे रहे हैं Fe का, यानी मैं ऐसा बोल दूं 2 फेराड से कितना मिल रहा है, 1 मोल Fe मिल रहा मुझे, तो 1 फेराड से कितना मिलेगा, 1/2, है ना। 2 गाय 20 लीटर दूध देती है, एक गाय कितना देगी, है ना। ये मैं बचपन में हिंदी मीडियम में ऐसे पढ़ते थे हम, है ना, छोटे छोटे बच्चे थे सब। तो और 1.5 फेराड 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने मोल मिल जाएंगे Fe के, और मास फाइंड आउट करना है तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 और 56। सॉल्व करो, नहीं करना अपने आप कर लो, वेरी गुड, कितने इंटेलिजेंट हो गए तुम। Fe3+ 3 इलेक्ट्रॉन लेके Fe में जाएगा भाई, 3 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल Fe का मिल रहा है। मैं बोल दूं 3 फेराड क्या दे रहा है, 1 मोल Fe का, और 1 फेराड कितना देगा, 1/3। अपने पास कितना है 1.5 फेराड, कितना देगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1.5 फेराड, इतने मोल मिल गए। मास फाइंड आउट करना है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू में 56, ये कितना आ जाएगा आपका 28 ग्राम आया क्या, लिखा हो जाएगा। नेक्स्ट करें, लिखो नेक्स्ट, लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये भी आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 5.12 kg 5.12 kg aluminium by electrolysis of AlCl3, by electrolysis of, या सीधा उसने ऐसे लिख रखा था बाई इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस एल्यूमिनियम Al+3 में ही रहता है ना, सीधा वहां पे लिखा हुआ था एग्जाम में बाई इलेक्ट्रोलिसिस, मैंने जोड़ दिया AlCl3, बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AlCl3। करो जल्दी से सॉल्व इसको, 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं है भाई।
इधर करें, अपने को एल्यूमिनियम +3 में है, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और एल्यूमिनियम में जाएगा। कोई डाउट है क्या किसी को भाई? ठीक, अपने को इस बार ये निकालना है 1 मोल अपने को कितने से मिलता है? 3 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करने से मिलता है। उल्टा एरो बना दो इस बार, ठीक, और कुछ नहीं करना। यूनिटरी मेथड इस तरफ है ना, 10 लीटर दूध एक गाय देती है, ठीक, ऐसा बोल दो भाई, ऐसा बोल दे 100 लीटर दूध 20 गाय देती है, तो बताओ 60 लीटर कितनी देंगी? तो 100 लीटर देती है 20 नहीं 5, और एक देगी, 1 लीटर देगी, कितना लिखो 20/100, 60 लीटर देगी गुणा में 60, उल्टा कर दो, है तो यूनिटरी मेथड। देखो इधर देखो, 5120 ग्राम लिख दूं इसको, डिवाइड बाई 27 मोल लिख दूं इसको। 1 मोल से 3 फेराड, एक मोल पाने के लिए 3 फेराड चाहिए, तो 5120 मोल ऑब्टेन करने के लिए कितना चाहिए? 3 इंटू इतना 5120/27 कर दोगे पक्का? मान लीजिए आपको बोले इसको कूलोम में फाइंड आउट करना, 3 ये कर दो, हो जाएगा सोल्व। करें सोल्व, बताओ 1 सेकंड, ठीक है पक्का? मैं एक काम करता हूं, करूं इसको, अरे मेरे पास 96,500 रुपए है, अगर मेरे पास 96,300 हो गए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 91097 जा 63, सही है क्या? क्या हुआ, सही तो है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये कूलम में आ जाएगा चार्ज, सही नहीं है क्या? नहीं समझे? अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, अब तो मल्टीप्लाई इजी होगी। 512 की मल्टीप्लाई करनी है 107 से, बाद में 3 0 अलग रखना अपनी है ना साथ में, तो ये कितना आ गया? ये 0 0 0 0 0 512 2 8 5 2 7 4 5, ये कूलम आ जाएगा। कहीं गलती तो नहीं करी वो देख लेना, ठीक है कि नहीं है भाई? बोलो सही है। नेक्स्ट करो, लिखो, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl was carried out, electrolysis of aqueous NaCl was carried out by passing 10 milliampere current। करंट कितना दे दिया? 10 milliampere, by passing 10 milliampere current। find time required to liberate 1 mole H2 gas at cathode। find time required to liberate 1 mole H2 gas at cathode। ठीक है, ठीक है, चलो करो फिर। मैंने बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया अब आपसे। अरे कुछ भी नहीं करना, वही है, एक्वस NaCl का हो रहा है भाई, किसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है? एक्वस NaCl का, वो तो आपको पता कैथोड में H2 गैस ही मिलेगी, तो H2 गैस का 1 मोल मिल रहा है, तो कितने इलेक्ट्रिसिटी पास करें? ठीक, वो आ गया, यानी चार्ज आ जाएगा, कूलम में चार्ज है इक्वल टू I इंटू टी। आपके पास I दे रखा है, टाइम पूछा है, I यानी करंट। समझ आ रहे हैं मेरे पढ़ाए हुए? पक्का? तेज तो नहीं पढ़ा रहा? थैंक यू भाई। मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा दो, लेकिन सबको समझ में आना चाहिए आपको, है ना? क्यों? क्योंकि दोबारा थोड़ा आएगा ये दिन जो हम पढ़ रहे हैं। हो गया, वेरी गुड। मैं सॉल्व करूं, इधर देखो, एक्वस NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं क्या मिलता है? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये H2 में जाता है। अगर आप वो लिख लोगे ना, अगर ऐसे लिख लोगे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैंने तो ऐसे लिखी थी इक्वेशन, क्या मैंने गलत लिखा है? नहीं लिखा आपने गलत। मैं बोलूंगा यहाँ 2 मोल यानी 2 फेराड, 2 मोल को 2 फेराड लिख दूं सीधा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 2 फेराड से अपने को 1 मोल मिल रहा है। या यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 1 फेराड से हाफ मोल, 2 फेराड से 1 मोल। ठीक, तो अपने को 1 मोल के लिए कितना चार्ज चाहिए? 2 फेराड, और इसको हम लिख सकते हैं Q को IT इक्वल टू 2 फेराड
आई अपने को देखा है 10 मिली एम्पियर यानी 10 की पावर -3 इंटू टाइम t इक्वल टू 2 इंटू 96500। इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की? कर लोगे सोल्व, ऐसे ही आएगा। अब ये क्वेश्चन IIT 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, इतना टफ। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था। लिखो, ए 5 एम्पियर करंट इज पास्ड, ए 5 एम्पियर current is passed through a solution of zinc sulfate. A 5 ampere current is passed through a solution of zinc sulfate. ठीक है, for 40 minute, for 40 minute. Find amount of zinc deposited at cathode. Find amount of zinc deposited at cathode. इस बार क्या दे दिया? करंट दे दिया, टाइम दे दिया, यानी क्यू आ जाएगा इस बार आपका, नहीं आएगा। अच्छा, ये जो टाइम आया था अपना यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में सेकंड्स में आएगा वो, है ना, और IIT में आवर्स में पूछा गया था, तो घंटे बना दोगे उसके, है ना। नेक्स्ट लिखे अरे क्या इस क्वेश्चन को कर रहे हो? लो, क्यू इक्वल टू IT, 5 एम्पियर करंट है, टाइम कितना? 40 सेकंड, 40 मिनट, 60 में ये हो गई सेकंड, ये है ना, सेकंड में कन्वर्ट करके ये जो चार्ज आया कूलोम में आया है, इस चार्ज को हम फेराड में कन्वर्ट करने के लिए 5 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 96500 ये लिख लेंगे, और यहां पे ये कैंसिल और यहां से ये कैंसिल, 5 से कट रहा है, चलो काट के देखते हैं क्या होगा। 19.3। अब क्या करूं मैं इसका? अब कटेगा ये, कहीं पे कटेगा, इसको ना ऐसा कर लो, 6 पे गया ये, कैसे? 63241 1/8 फेराड। ठीक, हम क्या बोल रहे हैं? ZnSO4 Zn2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन यानी Zn में जा रहा है, यानी 2 फेराड अपने को कितना दे रहा है? 1 मोल, किसका? जिंक का। और हम बोलेंगे 1 फेराड कितना देगा? हाफ मोल, है ना, राज की बात है। और 1/8 फेराड देगा 1/2 इंटू मल्टीप्लाई 1/8 1/16 मोल ऑफ जिंक मिल गया अपने को, बिल्कुल उसके पास में ही मिलेगा आंसर। मैं 193 का मैंने 192 कर दिया, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसका, हमेशा यार ध्यान रखो इन बातों का। ग्राम में जिंक का मास कितना होता है? जिंक का मास 63, तो मल्टी वो दिया मिलेगा आपको एग्जाम में, याद करने की जरूरत नहीं। 63 4 ग्राम आ गया आंसर। 16 4 64, वैसे भी 193 लेते हैं यहाँ पे, तो 16 से थोड़ा सा कम आता, और 16 से थोड़ा सा कम आता तो पूरे 4 पे करता, 4 ग्राम आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट लिखो, लास्ट क्वेश्चन। 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम 4.5 gram aluminum is deposited at cathode. 4.5 gram aluminum is deposited at cathode from aluminium plus 3 ions. From aluminium plus 3 ions by certain electric charge. By certain electric charge. Then volume of H2 produced at STP from H plus ions. Then volume of H2 produced at STP from H plus ions if same quantity of electricity is passed. Then volume क्या लिखा? Then volume of H2 produced at STP if same quantity of electricity is passed. ऑप्शन दू? ऑप्शन लिख लो। 44.8 लीटर, 44.8 लीटर, 22.4 लीटर, 11.2 लीटर, 5.6 लीटर। 1 2 3 4 ऑप्शन। आंसर बताओ जल्दी से। थर्ड आ गया, चेक करो। मैं तो ऐसे मेरे को याद नहीं है, बताना पड़ेगा सॉल्व करके।
याद रखना ही नहीं कुछ, याद रखोगे तो प्रेशर बढ़ेगा माइंड में, याद अपने आप रहता है दिमाग को, बस एकदम दिल से पढ़ा करो चीजों को। और क्वेश्चन के आंसर रट के मैं क्या करूंगा, कुछ और चीज पढ़ूंगा ना भाई, फालतू में बर्डन डालें दिमाग में है। आ गया आंसर, इतनी देर में आंसर आना चाहिए। बताऊं क्या करो, अरे 4.5 ग्राम कितने चार्ज से मिलेगा, ये फाइंड आउट कर लो, कर सकते हो भाई। 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम कितने चार्ज से मिलेगा, और वही चार्ज आपको H+ आयन में पास करना है। तो देख लो कि वो चार्ज पास करने से कितने मोल H2 के मिलेंगे, तो STP में जितने मोल मिलेंगे उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आंसर आया सोनल? हाँ पता नहीं, आ गया क्या आंसर आया? 5.6 किस किस का आ गया? वेरी गुड। हाँ भाई 11.2 का है, ये तो 5.6 बोल रहे हो, बोलो किसका आएगा? चलो मैं बता देता हूं, इधर देख लो। अरे उसने बोला एक एल्यूमिनियम +3 का सॉल्यूशन था, ठीक, तो इसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास की गई जिससे 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम मिला। हमें यह पता अगर 3 फैराड इलेक्ट्रिसिटी पास करते तो 1 मोल मिलता है, लेकिन अपने को 1 मोल नहीं मिला, उसने बोला 5.5 ग्राम मिला। 5.5 ग्राम का मतलब इतने मोल डिवाइड बाय 27 कर दो, तो अपने को 1 मोल इतने से मिला, तो ये इतने मोल किससे मिलेंगे? 4.5 डिवाइड बाय 27, तो 3 इंटू 4.5 डिवाइड बाय 27 9, ये 0.5, तो 0.5 फैराड से मिले इतने मोल, और ये जो चार्ज यानी टोटल 0.5 फैराड से आपको 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम मिला। तो यही चार्ज अपने को H+ आयंस के थ्रू पास करना है। तो H+ आयंस को कैसे लिखोगे? 2H+ आयंस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करके H2 का 1 मोल देते हैं, यानी 1 मोल H2 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 फैराड, यानी 2 फैराड 1 मोल H2 दे रहे हैं, और 1 फैराड कितनी देगा? 1/2 मोल। और अपने को बोला कि जितना चार्ज यहां पे था यानी 0.5 था, यहां भी 0.5 पास किया गया है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, इसको 1/4 मोल लिख दूं क्या? 1/4 मोल मतलब 22.4, यानी 5.6 लीटर आएगा कि नहीं आएगा? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए थे। कोई टफ है क्या? टफ है। कल 1-2 क्वेश्चन IIT पैटर्न का करेंगे, ठीक है? आते ही 5 क्वेश्चन और करेंगे, और फिर थोड़ा सा सेल के बारे में पढ़ेंगे। जो एक काम करो, कल NCERT ले आओगे, NCERT में से पढ़ा दूं? अरे NCERT में ही पढ़ा दूंगा, वैसे भी मैं NCERT उठाऊंगा और NCERT उठा के लाइन लिखवाऊंगा, और कुछ नहीं है, चाहे आप जैसा बोलोगे वैसा करवा दूंगा, कराऊंगा NCERT से। थियरी लिखवानी है, रिएक्शंस लिखवानी है NCERT में जो दे रखी है। कल NCERT सबके सब लेके आना, जो लेके नहीं आएगा क्लास में नहीं बैठेगा, सोच लो, ठीक है भाई? अब आप चाहो तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर सकते हो, कोरोजन के क्वेश्चन को छोड़ के, और जो बैटरी अपनी है उनको छोड़ के, ठीक है? थैंक यू भाई।